बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अगेन वेलकम। हमने शुरू की हुई थी अस्थमा का टॉपिक, ठीक है। और फिर हमने किया ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। वो मैंने मतलब सुबह सुबह फजर से पहले जो है ना वो सारा कवर किया। अभी मैं उठाऊँ तो अभी मैंने कहा चले नाश्ता करते हैं आपके साथ। और हम ना जो है रिस्ट्रिक्टिव है ना लंग्स डिजीज़, इन्फिल्ट्रेटिव लंग्स डिजीज़, इनको डिस्कस करना है। जस्ट 2 मिनट, इसके बाद हम अगर किसी ने नाश्ता करना तो प्लीज़ आ जाए, बाद में ना कहना। वैसे वो है ना एक गाना भी, मैनू मिठा बहुत पसंद है, कभी केक ले आया कर, कभी हाथ तो फड़िया कर, कभी पैर दबाए। जोक्स असाइड, 10-2 मिनट। ओके जी। अब इसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव के अंदर नाम से ही काम जाहिर हो रहा है कि जो उसका एयरवे है ना लंग्स का, वो रात वाला ईयर मिटाया नहीं है, ठीक है। हमने पहले भी, अगर जिसने पहले वाली वीडियो देखी, उसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का मैंने बड़ा वादिया ना फ़र्क बताया था। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या है कि जनाब उसका लंग्स का जो है ना वो एयरवे तो जो है ना वो ठीक है, लेकिन जो ये लंग्स है ना इनकी एबिलिटी टू कंट्रैक्ट ये कम हो चुकी है, ठीक है। अब एक तरह कहना है कि जूसी जूसी सा आपको लंग्स नज़र आएगा। इफ़ एरिया इज़ फाइब्रोसिस, एबिलिटी टू एक्सहेल जो है ना वो कम हो जाएगी। मतलब कोई भी ना लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, अब वो जो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये फाइब्रोसिस जो है ना रिकावट डालेगी। अब इसके अंदर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होता है ना वो क्या होगा, देखो FEV1, इसके ऊपर सारी की सारी बात आ गई है अब, ठीक है। मतलब ये पहले सेकंड के अंदर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, ठीक है। अब हमने क्या बात की थी पहले, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ इसके अंदर क्या थी, जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी लंग्स के पाथवे के अंदर, ठीक है। यूँ करके मैं रफ सा बना रहा हूँ यार, इसको खुद अब समझदार है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर क्या थी, ये सारे का सारा रास्ता ब्लॉक है। जब वो एक्सपायर करने की कोशिश करेगा पहले सेकंड में तो वो बहुत ही कम एक्सपायर होगी। वजह क्या है, उसका रास्ता बंद है, नालियाँ बंद हैं। तो मैं कह सकता हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ FEV1 जो होता है ना वो रिड्यूस्ड हो जाती है। जबकि रिस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या है, वो पहले सेकंड के अंदर अपनी नॉर्मल हवा निकाल सकेगा बाहर, लेकिन अगले सेकंड के अंदर उसको नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है ना उसके अंदर FEV1 जो ना वो नॉर्मल रहेगी। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया होऊंगा, क्योंकि वो एक्सपायर करने के लिए उसके रास्ते सारे खुले हुए हैं जनाब, कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं है। तो बस ये सिंपल सी बात याद रखना। अब ये थे FEV1। अब है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, FVC, ठीक है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो लंग्स की है ना वो देखो, इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर क्या होगा कि ये नॉर्मल रहेगी। देखो ना, अब ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो ना वाइटल कैपेसिटी उसकी नॉर्मल है, क्योंकि हवा वहाँ पे प्रॉपर पड़ी हुई है, सही है। तो आपके पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है उसके अंदर फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल है, लेकिन जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, लंग्स के अंदर जो है ना वो मैंने कहा कि फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो उसकी जो है ना वाइटल कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, सही है। वजह क्या है, लंग्स के अंदर हवा की जगह फाइब्रोसिस एरिया ने घेर लिया, जिसकी वजह से हवा अंदर नहीं जा सकेगी फर्दर, जिसकी वजह से पोस्ट वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी। ईजी हो गया। ये दो कॉन्सेप्ट आपको फिंगर टिप्स में आने चाहिए, बिलीव मी ये बहुत तंग करेंगे आपको। फिर जी एट दी एंड जब लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस होगी तो हमने क्या देखना है, अभी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हमने देखने, फाइब्रोसिस की वजह से टोटल एक्सेलेशन जो होता है ना वो एट दी एंड जो ना वो डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी पहले सेकंड के अंदर नॉर्मल रहेगी, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव ने, लेकिन जो हम टोटल एक्सेलेशन करते हैं ना 4-5 सेकंड की आप कह लें या 3 सेकंड की, वो एट दी एंड जो ना वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो लंग्स ज़्यादा जोर नहीं लगा पाएंगे 1 सेकंड के बाद। अब जनाबे वाला वो कहता है कि जब सारे का सारा एरिया हमारे पास स्टिफ हो गया है, ये लंग्स है ना सपोज, ठीक है, यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे होगा तो हमारे पास क्या होगी, एयर एक्सचेंज नहीं होगी, ऑक्सीजन जज़ब नहीं होगी, CO2 जो है ना वो यहाँ से रिलीज़ नहीं होगी। एट दी एंड क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया की वजह से वो क्या कहेगा, डिस्निया हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है। तो अगर आपसे फिर कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ द ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑन रेडियोलॉजी, ठीक है, तो रेडियोलॉजी के ऊपर आपको जो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगी ना, वो आपने एक तो उसका एक्सरे करवा लेना है, ठीक है, तो आपको हेजीनेस जो है ना वो सीन होगी, सही है। नंबर सेकंड पे फिर भी अगर इसको फर्दर फाइंड करना है तो हमने सीटी स्कैन करवा लेना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, टिपिकल ओपेक अपीयरेंस ड्यू टू फाइब्रोसिस, जो लंग्स होंगे ना, ठीक, उनके जो है ना वो टिपिकल, उसने नाम लिखा है ओपेक अपीयरेंस, आपको ना बड़ी हमें डल सी जो है ना वो अपीयरेंस नज़र आएगी ड्यू टू फाइब्रोसिस, ये बात होगी। अब देखो कोरोना में क्या था, पीसीआर अगर हम कर रहे थे ना तो वो हमारे पास आपको ओपेक से लंग्स, वो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो नज़र आते हैं ना, ठीक है। पीसीआर अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम आपने हर सूरत एक्सरे और सीटी स्कैनिंग दोनों में से जो भी चीज़ आपका फेवरेबल लगती है। अब लंग्स किस तरह होंगे, हनी कोम लाइक, जिस तरह मक्खियों की शहद होती है, मैंने कहा कि जूसी जूसी से लंग्स नज़र आते हैं ना, तो हनी कोम लाइक अपीयरेंस जो है ना वो आपको दिखेगी, कोम लाइक अपीयरेंस, ठीक है। मतलब जिस तरह वो मक्खियों का छत्ता इस तरह करके बना होता है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट में अपनी अम्मी का मोबाइल लेके आऊँ ना। ओके गाइस, तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस, यहाँ पे आपको इसको मैं थोड़ा सा फोकस कर लूँ, ठीक है। ये जूसी सा एक हनी कॉम्ब लाइक आपको लंग नज़र आ रहा है इन लार्ज ब्रोंकियल में, और ये स्कार टिश्यू जो फाइब्रोस लंग है ना, वो सारे का सारा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी आप अपने गूगल से जो है ना वो जाके पिक्चर को थोड़ा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आप देखें ओपेक अपीयरेंस आपको जो है ना वो लंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर इस तरह की जो है ना अपीयरेंस मिलेगी, अंदर अंदर से डलनेस से एरियाज आपको सारे के सारे नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये बताना एक ज़रूरी चीज़ थी, मैंने कहा दिखा देते हैं ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट रह जाए। अच्छा, ओके जी, कमिंग बैक टू दी, अब इसकी हमने ना अगर रेशो लेनी है, हमने FEC और FV हमने लास्ट वीडियो में, आई थिंक तीसरी चौथी वीडियो में मैंने ना इसके अंदर बताया था कुछ इस तरह का, ठीक है। रेशो हम लेते हैं, अगर आपसे कहे कि इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ रेशो का क्या आंसर आएगा, FE फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स्ट वाइटल कैपेसिटी। इसकी रेशो जब लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, देखो हमने कहा कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ नॉर्मल होता है, ठीक है, या कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा होना तो वहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि ये डिक्रीज हो जाता है, या नॉर्मल या डिक्रीज, ये दोनों लफ्ज़ लिखा हुआ है, नॉर्मल रहता है या फिर डिक्रीज भी हो जाता है, ठीक है। अब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हो गया, फिर हमारे पास था फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, तो वो रिस्ट्रिक्टिव के अंदर हमेशा कम होती है। तो अगर हमने कहें कि बहुत ज़्यादा सवेयर है चीज़, तो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हुआ, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कम होगी। जब डिनोमिनेटर जो है ना वो कम होता है ना, तो मतलब दोनों ही कम हो रहे हैं, तो ओवरऑल रेशो कितनी आएगी, नॉर्मल आएगी या फिर इससे मिलती जुलती जो है ना वो नॉर्मल से आगे पीछे ही होगी, ज़्यादा नहीं, तकरीबन रेशो ना नॉर्मल रहती है। अब इसके अंदर लंग्स की एक तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल या रिड्यूस आप कह लें, ठीक। कंप्लाइंस जो होते हैं ना वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस्ड होगी। डिफ्यूजन कैपेसिटी हमारे पास क्या होगी, वो भी रिड्यूस्ड होगी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी हमने ऑलरेडी बता दी कि हर चीज़ वो कम होगी। लंग्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, नॉट प्रॉपर्ली एक्सपेंड कर रहे हैं, सो क्रोनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे डिवेल्प हो रही है, सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव कहाँ से आ गया। देखो इस बुक के अंदर गौर से ज़रा देखो, गौर से आंखें खोलो यार, आंखें खोलो। यहाँ पे इसने टॉपिक के अंदर ही लिखा हुआ है क्रोनिक इंटरस्टिशियल, ठीक है, क्रोनिक रिस्ट्रिक्टिव या इनफिल्ट्रेटिव, कोई भी लफ्ज़ आ जाए, CILD, ठीक है, या CRLD क्रोनिक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, या CILD क्रोनिक इनफिल्ट्रेटिव लंग डिजीज़, ठीक है। तो इनमें से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो आपने फ़ौरन इसके ऊपर आ जाना है और आपको लंग्स कैपेसिटी और सारी पता है। अब क्रोनिक इंटरस्टिशियल हेटेरोजेनियस ग्रुप है, डिसऑर्डर है, ठीक है, बाइलेटरल हो गया, पैची हो गया, क्रोनिक, वो हमने सारी बात डिस्कस कर दी, ठीक है। डिफ्यूज एपिथेलियम होती है, ये हमने बच्चों वाली बातें हैं, पढ़ लेनी है, ठीक है। हॉलमार्क में क्या होता है, रिड्यूस्ड कंप्लायंस हो गया, मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ मैंने साइड पे लिखा था रिड्यूस्ड कंप्लायंस हो गया। उसके अलावा क्या होता है, टर्न नेसेसरीज हो गया, और उसके अलावा ब्रीथिंग जो है ना डिस्निया हो जाता है, ये भी हमने। चेस्ट रेडियोग्राम में हमारे पास ग्राउंड ग्लास शेडोज आपको नज़र आते हैं, ठीक है। हनी कॉम्ब लाइक मैंने बताया था, ठीक है, ये यहाँ पे हनी कॉम्ब लाइक लंग्स आ गए, ईजी हो गया। अब हम आते हैं जो डिजीज़ है ना उससे रिलेटेड। देखो बुक के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा उन्होंने ना बस जल्दी मैंने लिखा हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ना चार्ट की फॉर्म में लिखूँ तो मज़ा आ जाए ना। इसको जूम आउट करो यार थोड़ा सा। देखो क्रोनिक
इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या क्रोनिक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ एक ही बात है। अब इसको प्लीज़ मत कंफ्यूज मत कीजिएगा बार बार। देखो, अब इसके अंदर दो तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। एक हमारे पास होती है एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल, लंग्स का पैरेनकाइमा होता है ना, तो लंग्स के पैरेनकाइमा के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो उससे रिलेटेड होती हैं। और एक हमारे पास होती है जो पैरेनकाइमा से होता है, तो हमारे पास पैरेनकाइमल, एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल और पैरेनकाइमल, ये दो चीज़ें जो है ना वो हमारे पास होंगी। अब एक्स्ट्रा पैरेनकाइमल मतलब जो लंग्स के बाहर क्या क्या डिफेक्ट्स होंगे, या तो वो हमारे पास होगा चेस्ट वाल डिफेक्ट, ठीक है, मतलब आपकी छाती के अंदर कोई मसला है, या फिर उसके जो मस्कुलर, ठीक है, इशू हैं, या फिर उसके जो है ना वो नर्व के इशू आ सकते हैं, सही है, जिसकी वजह से और रिस्ट्रिक्शन हो रही है लंग्स को। अब चेस्ट वाल के अंदर क्या होगा, या तो बंदा बहुत ज़्यादा ओबीस है, उसको गाइनोमास्टी है, उसके इतने इतने बड़े जो है ना वो मैं कह रहा हूँ ब्रेस्ट हैं, ठीक है, तो मेल की अगर बात करें ना, ठीक है, तो नो डाउट फीमेल तो फिर साथ हमारे पास क्या होता है, काइफोसिस होगा, ठीक है। जबकि हमें मस्कुलर या नर्व के अंदर जो पालसी है उसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास डायाफ्रेगमेटिक, एक हमारे पास आता है डायाफ्रेगमेटिक पालसी आ जाती है, डायाफ्रेगमेटिक पालसी आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास गिलन बार, आपने ये नाम सुना होगा, गिलन बार सिंड्रोम हो गया, या फिर उस बंदे को मैस्थीनिया ग्रेवस है जिसके अंदर आपने एसिटाइल कोलिन के इससे रिलेटेड कुछ था ना, जिसमें पेटासिस वगैरह भी हो जाती है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मतलब उस जगह की मसल की ना वो डिस्ट्रॉफी हो सकती है। अब पैरेनकाइमल में हमारे पास क्या है कि लंग्स जो है ना वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है अपनी बीमारी के लिए। अब इसके अंदर जो है ना वो कुछ हमारे पास एक्यूट हो सकता है, ठीक है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिस तरह हमने पढ़ा था ना, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस इन लंग्स के ऊपर जो है ना वो इंजरी हो जाती है। जबकि क्रोनिक के अंदर जो है ना वो लंबे अरसे के तक जो है, जिस तरह हमारे पास अस्थमा हमने लास्ट डिस्कस किया था, वो पैरेनकाइमल अस्थमा, सॉरी वो कंस्ट्रक्टिव है, ये यहाँ पे अस्थमा नहीं आएगा, दूसरी जो इंजरीज आ जाएंगी हम आगे डिस्कस करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, वो आ जाएंगी, बल्कि यहीं पे हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर आपके पास एक्यूट की बात करें तो आपने ARDS के ऊपर एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, ठीक है। अगर तो आपके पास क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक के अंदर कौन कौन सी होंगी, इसको मैं मिटा दूं या थोड़ा सा इसको ना कंडेंस करें, चलिए यहीं पे मैं छोटा छोटा करके लिख देता हूँ, ठीक है। अभी एक मैं क्रोनिक की बात कर रहा हूँ। क्रोनिक के अंदर आपके सबसे पहले उसने बुक के अंदर लिखी हुई है फाइब्रोजिंग डिजीज़, जिसके अंदर लंग्स के अंदर एक्सेस फाइब्रोसिस बन जाता है, ठीक है, लंग स्टिफ हो जाता है और वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास है ना लंग्स की वाइटल कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है, ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं। नंबर सेकंड पे क्रोनिक के अंदर ग्रेनुलोमिएटिस डिजीज़ आ जाएगी। कोई भी लंग्स के अंदर ग्रेनुलोमा जो होता है ना वो ग्रेनुलोमिएटिस डिजीज़ इसके अंदर आ जाएगी। नंबर थर्ड पे हमारे पास होगा इओसिनोफिलिक रिलेटेड कुछ, ठीक है, इओसिनोफिलिक रिलेटेड कुछ डिजीज़ है। नंबर 4 पे हमारे पास स्मोक रिलेटेड है, ठीक है, जिस तरह एम्फाइसीमा हो गया, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। उसके अंदर क्या होता है कि लंग जो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे होते और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहे होते, सही है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखो, इडियोपैथिक फाइब्रोसिंग डिजीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला टेबल देखो ना, क्रोनिक रिस्ट्रिक्टिव फाइब्रोसिंग है, ग्रेनुलोमिएटिस है, इओसिनोफिलिक है, और हमारे पास स्मोक रिलेटेड है, ठीक है। फाइब्रोसिंग के अंदर क्या है, इंटरस्टिशियल नमूनिया है, नॉन स्पेसिफिक है, साइड क्रिप्टोजेनिक है, एसोसिएटेड न्यूमोकोनियोसिस है, एसोसिएटेड विथ थेरापीज होगा, वो सारे। ग्रेनुलोमिएटिस कार्डोसिस हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी नमूनिया हो जाएगा। इओसिनोफिलिक में लोफलर सिंड्रोम आ जाएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एक ना, ठीक है। और ड्रग रिलेटेड वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर स्मोक मतलब इनमें सब में ना इडियोपैथिक आ रहा है लफ्ज़, इसमें भी इडियोपैथिक आ रहा है, इसमें मतलब हमें ऐसे जिनका पता नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें रिलेटेड है वो लोफलर सिंड्रोम हो गया, और हमारे पास क्या होगा, न्यूमोकोनियोसिस इसके अंदर आ सकता है जो फाइब्रोस का रहा। स्मोकिंग रिलेटेड में डिसिक्वेमेटाइजेशन नमूनिया की वजह से रिस्पायरेटरी ब्रोंकिएक्टेसिस जो है ना वो सारे का सारा हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है फाइब्रोसिंग डिजीज़, इसके बारे में।